हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए भाई, हम 5th यूनिट पढ़ रहे हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास वाला जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो में बेटा हमने कंप्लीट कर लिया रोटेशनल मोशन में। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पार्ट बी आज हम स्टार्ट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या इसका फॉर्मूला है, what is the significance of moment of inertia, and after that what are the application of moment of inertia in case of rotational motion। ये हम कुछ इस चैप्टर के अंदर स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में से बेटा कुछ पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। वो पार्ट सीबीएसई ने जो डिलीट किया है वो थ्योरम्स की हैं अपनी, थ्योरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम्स ऑफ पैरेलल एक्सिस। एप्लीकेशंस हायर स्टडीज के लिए तो वैसे ये इंपॉर्टेंट हैं, पर हम इनको स्किप करेंगे। जो टॉपिक्स अपने बचे हुए हैं वो टॉपिक्स हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअली पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया। इन थर्ड यूनिट इनर्शिया मीन्स इन द न्यूटन्स लॉज। न्यूटन्स लॉज में थर्ड यूनिट तो हमने वो स्किप तो कर दिए टॉपिक्स। वो टॉपिक्स स्किप करने के बाद अब वहां पे वैसे इनर्शिया बेटा आपने 9th क्लास में जरूर पढ़ा है। इनर्शिया का मीन्स ये होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन ट्राई टू बी टेंस इन मोशन, एंड व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ट्राई टू बी टेंस एट रेस्ट टिल व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो जब तक कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तब तक वो मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, और किसी एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो उसी में चलती रहेगी। उसको भी डायरेक्शन का इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया मेनली 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, और कोई डायरेक्शन एक पर्टिकुलर जा रही है तो वो उसी में रहेगी व्हेन टिल व्हेन, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई। तो ये है इनर्शिया। अब इनर्शिया के होने के बाद पॉइंट्स अब आ जाती है कि इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन जाता है भाई। इनर्शिया का बेटा सीधा सा आपने फॉर्मूला याद रखना है, I इज इक्वल टू mr²। जनरल है ये, वैसे तो ज्योमेट्री वाइज ये चेंज होता चलता है, पर जनरली हम डिस्कस करते हैं। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और पार्टिकल एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन बन जाएगी भाई। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड और पार्टिकल, ऑब्जेक्ट लगा लो या पार्टिकल लगा लो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। I इज इक्वल टू mr²। जनरल फॉर्मूला होता है टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ लिखो बेटा, यहां पे स्क्वायर ऑफ हो रहेगा, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो I इज इक्वल टू mr² बन गया। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे। यूनिट आप बना सकते हो, m किलोग्राम में होता है भाई यार आपका, मीटर स्क्वायर में किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अब इसका सिग्निफिकेंस पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स में, वो सिग्निफिकेंस भी साथ में बता के फिर आगे बढ़ते हैं हम इसको। इनर्शिया बिल्कुल सिंपल है बेटा। लीनियर मोशन में जो काम मास करता था, रोटेशनल मोशन में मास वहां से हट जाएगा, वहां पे उसकी जगह पे इनर्शिया आ जाएगा। मींस कि द रोल प्ले बाय द इनर्शिया इन द रोटेशनल मोशन एज लाइक एज मास प्ले इन द लीनियर मोशन। तो मैं यही लाइन लिखने वाला हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यही रोल बनेगा। इट प्ले द सेम रोल in rotational motion as role played by
मास इन लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन में जो मास काम करता है ना, वही काम ये बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस मोशन में करेगा, एंगुलर मोशन में या रोटेटरी मोशन में, आप ऐसा कह सकते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शिया ये बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं और फिर उस एग्जांपल को आप डिस्कस करते चलोगे। F इज इक्वल टू एम में होता है बेटा, एक जनरल सा फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू एम में। अगर मैं इस इक्वेशन को रोटेशन में बनाऊं तो F की जगह तो टॉर्क आ गया, रोटेशनल मोशन, जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। मास की जगह क्या आ जाएगा, इनर्शिया, और अल्फा आ जाएगा आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो देखो कुछ इस तरीके से हम एग्जांपल्स करने वाले हैं। जैसे आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बी। तो पावर रोटेशन में क्या हो जाएगा, टो इंटू ओमेगा। तो इस तरीके से ये चेंज होने वाली है कुछ ना कुछ टर्म्स। तो सिमिलरली जैसे फोर्स टॉर्क में कन्वर्ट चेंज हो गया, वेर ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये किस में होगी, एंगुलर वेलोसिटी में, लीनियर एक्सीलरेशन एंगुलर एक्सीलरेशन में। तो सिमिलरली मास किस में चेंज हो जाएगा, इनर्शिया में चेंज हो जाता है। मास किस में चेंज हो जाता है, इनर्शिया में चेंज हो जाता है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स ये बात। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब डिपेंड किस किस चीज पे करता है भाई, ये भी पूछ लिया जाता है, किन किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पहला पॉइंट लिख लीजिए, रोटेशन, रोटेशनल एक्सिस पे। पहली बात तो किस पे डिपेंड करता है, रोटेशनल एक्सिस पे। पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस कह सकते हो आप। पोजीशन ऑफ रोटेशनल एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर है, हॉरिजॉन्टल है, किसी एंगल पे है, 60 पे है, ऑब्जेक्ट से दूर है, तो एक्सिस पे डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे भी करेगा, डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब ट्रायंगुलर है भाई, स्फेरिकल है, सर्कल है, होलो है, सिलेंडर है, तो उनके ऊपर उनके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता चलता है, चेंज होता चला जाता है। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला इसका डिफरेंट होता चला जाएगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट भाई, पोजीशन ऑफ द रोटेशनल एक्सिस होगी। हाँ, टाइप ऑफ रोटेशन पे भी डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ रोटेशन मींस कि ये आपका वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकली वो कर रहा है या हॉरिजॉन्टली कर रहा है, तो ये आपका होता चला जाएगा टाइप ऑफ रोटेशन पे। और नेक्स्ट और जो क्या चीजें डिपेंड, एक और पॉइंट है भाई आपका इनर्शिया जिसके ऊपर डिपेंड करती है, वो आपकी करती है कि जो जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहीं पे मोटी हो गई भाई, कहीं पे पतली हो गई, कहीं पे मतलब कम डेंस होगी, कहीं पे हाई डेंस होगी, तो मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है। डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो ये 4 पॉइंट है जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है वो पॉइंट्स हो गए ये। आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। चलिए भैया हम इसको डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। देखो भाई, लीनियरली हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है लीनियरली। मान लो अपने पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, रिजिड ऑब्जेक्ट है, और ये इस एक्स वाई प्लेन के अबाउट रोटेट कर रही है, कुछ ऐसे ऐसे। मान लो ये पार्टिकल आपका m1 है, ये m2 है जिसका मास m3 है, और ये mn है। ऐसे ही कोई पार्टिकल इधर भी होगा, m4 है, बहुत सारे हैं। पहले एक डिस्टेंस है r1, दूसरे की डिस्टेंस ले ली r2, थर्ड वन की r3, एंड अप टू सो ऑन rn आ जाएगा। जब ये रोटेट कर रहे हैं बेटा तो सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ रोटेट करेगी पूरी ऑब्जेक्ट, सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ये बात ध्यान रखना, सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल हम लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट 1/2 m1 v1 स्क्वायर, या हम लिखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m1 इंटू v। वेलोसिटी देखो बेटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा होती है, ध्यान से सुनना।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो गया r1 ओमेगा। सिमिलरली v2 क्या हो जाएगा r2 ओमेगा एंड अप टू सो ऑन। तो ये r1 ओमेगा का होल स्क्वायर कर दीजिए, या हम इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल इज इक्वल टू 1/2 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। डन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड पार्टिकल क्या लिख सकते हैं आप, दैट इज इक्वल टू, अब सिमिलरली ऐसे ही करके लिख लो बेटा, ये हो जाएगा 1/2 m2 r2 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द थर्ड पार्टिकल क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी थर्ड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम 1/2 m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन फॉर द nth काइनेटिक एनर्जी फॉर द nth पार्टिकल 1/2 mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब टोटल एनर्जी निकालनी है तो भाई टोटल इन सभी इक्वेशंस को जोड़ दो, सभी वैल्यूज को, सभी पार्टिकल्स की, फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी की। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आएगी, देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड पार्टिकल एंड प्लस टू सो ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल क्या आई थी, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हाफ और ओमेगा स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे भाई, इस इक्वेशन को आप ऐसे लिख सकते हो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल मैथमेटिकली चला हुआ बेटा, कोई नई चीज है नहीं। अब नई चीज जो थी वो मैं पहले ही बता चुका हूं, अब तो मैथमेटिकली हम सोल्व कर रहे हैं। तो दैट कैन बी रिटन एज 1/2 समीशन i इज इक्वल टू 1 से n mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी टोटल 1/2 समीशन mi ri स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी टोटल इज इक्वल टू 1/2, ये क्या बन गया भाई, देखना स्टूडेंट्स, mi इंटू ri स्क्वायर इनर्शिया बन गया बेटा, ये सभी पार्टिकल्स का जोड़ का, और सभी पार्टिकल्स के जोड़ का मतलब टोटल इनर्शिया। टोटल इनर्शिया को किसे रिप्रेजेंट करें, आई से, आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल इन द रोटेशन केस क्या बन गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको कंपेयर कर लो, जैसे काइनेटिक एनर्जी अपनी किस में थी, लीनियर मोशन में थी ना, हाफ आई हाफ एम वी स्क्वायर। तो देखो बेटा कंपेयर करके, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में है, हाफ एज इट इज है, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, और मास की जगह पे क्या आ रहा है, इनर्शिया। तो जैसा कि मैंने सिग्निफिकेंस में बताया था, सिग्निफिकेंस क्या था इनर्शिया का, कि भाई हम जो मास लीनियर मोशन में जहां पे मास यूज हुआ है ना, वहां हम क्या यूज करेंगे, इनर्शिया यूज करते चले जाएंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इन द केस ऑफ रोटेशन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आ जाए। डन स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करवाता हूँ। नेक्स्ट जो हम रेडियस ऑफ जाइरेशन वाइरेशन और नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक आप बेटा इसको समझिए, पढ़िए और तैयारी कीजिए अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।